नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर और बड़ी खबर में हम बात करेंगे राजस्थान के उस गढ़ी की जिसपे सभी राजनीतिक दलों ने अपनी ओर से कोशिश की है और अब रिजल्ट की बारी है। और रिजल्ट किसके फेवर में जाता है ये जब ईवीएम से बाहर निकलेगा तो ही पता चल पाएगा। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इलेक्शन की बात मैं आपको बताना चाहूँगा, 7 विधानसभा सीट पर बाई इलेक्शन, 2 में माननीय सदस्यों के दिवंगत होने पर 5 विधानसभा से लोकसभा में पहुंचने में सफल हुए। उनकी सीट जो खाली हुई हैं उन पर ये विधानसभा का इलेक्शन हुआ है जिसे हम उपचुनाव कहते हैं। और इसी तरह से एक सीट भाजपा के पास है, 4 कांग्रेस के पास है, 1 आरएलपी के पास में है और 1 सीट बीएपी के पास में है। बीएपी उभरती हुई राजनीतिक पार्टी है जो आदिवासी बेल्ट के अंदर अपना दबदबा कायम कर पाती है नहीं कर पाती है, इस रिजल्ट से पता लगेगा। खींवसर की सीट जीतते हैं तो लगेगा कि हनुमान बेनीवाल का बोलबाला है। बेशक उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हो लेकिन फेस के रूप में वही हैं। रोहत पे इसी तरह से अगर हम बात करें बीजेपी में खासकर दौसा की, तो दौसा की सीट पे चाहे जगमोहन मीना ने चुनाव लड़ा भाजपा के सिंबल से, लेकिन इफेक्ट जो भी आएगा जीत और हार का किरोड़ी लाल मीणा के करियर पे पड़ेगा उसका सीधा असर। इसी तरह से झुंझुनू की सीट ओला परिवार अपनी साख बचा पाता है कि नहीं बचा पाता है, ये देखने वाली बात होगी। तो कई ऐसी सीटें हैं जिन पर किसी न किसी तरह का कोई असर देखने को मिलेगा। और अब हमारे साथ में इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए शैलेंद्र धबाई जी भाजपा से हैं, सीबी यादव साहब हमारे साथ कांग्रेस से हैं और हमारे सहयोगी योगेंद्र पंचोली हमारे साथ में हैं। शैलेंद्र जी आपके पास में आना चाहूँगा। अब तो मुद्दे या कोई भी हो उस पर कोई मामला बचा ही नहीं है क्योंकि चुनाव प्रचार के वक्त के बाद अब तो वोट भी डल चुके हैं। लेकिन अब बारी आती है काउंटिंग की। तो क्या लगता है आपको, क्या दावा है और दावे के पीछे की सच्चाई क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो माननीय बजरंग सरकार चल रही है, हमने 11 महीने में जो ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय लिए हैं उन्हीं को लेकर हम जनता के बीच में गए। चाहे वो नारी के स्वाभिमान अभिमान की बात हो, चाहे किसानों को संबल प्रदान करने की बात हो, युवाओं के भविष्य और रोजगार की बात हो, चाहे वो गरीब कल्याण की योजनाओं की बात हो। हमको भारतीय जनता पार्टी को हर वर्ग में, चाहे वो गरीब, किसान, युवा, महिला शक्ति, पिछड़ा दलित, आदिवासी, सबने वोट किया है और हम हमारे रिपोर्ट कार्ड के आधार पर जनता के बीच में गए। मतदान हो चुका है, कल मतगणना है और भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर बेस्ड पार्टी है, जैसे आप जानते हैं एक संगठनात्मक पार्टी है और मैं हमारे लाखों कार्यकर्ताओं, हजारों कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों का धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने कर्मठता से, डेडिकेशन के साथ लगकर इस चुनाव में भाग लिया। जो सरकार की योजनाएं थी वो गांव-गांव, जन-जन तक पहुंचाई, गांव ढाणी तक पहुंचाई, कस्बों तक पहुंचाई और उसके बाद बूथ अध्यक्ष और जो हमारे पन्ना प्रमुख उन्होंने अपनी भूमिका निभाते हुए मतदाता को मतदान केंद्र तक लाने का काम किया। तो हम आश्वस्त हैं कि 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और हम जो अब तक जो राजस्थान के इतिहास में 11 साल में चला आ रहा था कि उपचुनाव कांग्रेस पार्टी जीतती है, वो भ्रम हम तोड़ने जा रहे हैं। जी यादव साहब आपके पास मैं आना चाहूंगा। 7 सीट का दावा है और उसकी वजह भी शैलेंद्र धबाई जी ने बताई है कि क्यों जीत रहे हैं 7 सीट। योगेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी का ये जो दावे वाली बातें है ना, क्योंकि इनकी विचारधारा का आधार ही झूठ होता है। मैं हमेशा से इस बात को, क्योंकि जहाँ से ये पार्टी निकली है, जिस सूत्र से ये विचारधारा निकलती है उसकी बुनियाद ही झूठ होती है। इसलिए आज नहीं, आप पीछे जाके हर बार देखेंगे तो झूठ पे आधारित दावे होते हैं। लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि कैसे 25 की 25 सीटें और 5 लाख के अंतर से चुनाव जीतेंगे और बहुत बड़ी बड़ी बातें यहाँ स्टूडियो में करते थे। कांग्रेस पार्टी की जो बुनियाद है वो सत्य, अहिंसा, प्रेम है। हम लोग ऐसे दावे नहीं करते, लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। हमने चुनाव बहुत मजबूती से लड़ा है। हमने लोकसभा चुनाव में भी यही बात हम कहते थे और जो चुनाव लड़ा वो मुद्दों के आधार पर लड़ा। जब भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पक्ष रखा जाता है तो वो रखा जाता है हमने चुनाव प्रचार में हमारा कार्यकर्ता घर घर पहुंचा, हमने खूब पैसा खर्च किया, हमने सिस्टम को यूज लिया, मतलब तमाम तरह के दावे। उनका फोकस होता है कि हमने चुनाव कैसे लड़ा,
कि क्योंकि उनकी बिलीव ही इस धनबल और इसी पे है। हमारा होता है कि हम मुद्दों पर बात करते हैं, हमारा क्योंकि कैडर बेस के साथ साथ मास बेस्ड पार्टी है, जहां इंडिया जो आइडिया ऑफ इंडिया है उसको रिप्रेजेंट करती है कांग्रेस, जो हमारी गंगा जमुना संस्कृति है उसको रिप्रेजेंट करती है, जो हमारा वेलफेयर स्टेट है उसको रिप्रेजेंट करती है, जो हमारे संविधान के वैल्यूज है उसको रिप्रेजेंट करती है कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है। इसलिए हम उसको लेके जनता के बीच में गए और इस बार तो बिल्कुल स्पष्ट सा है, मुझे लगता भी नहीं है कि कोई बहुत खास वजह है। वो इसलिए मैं कह रहा हूं योगेंद्र जी, क्योंकि इस बार जो जनादेश को चुराने का काम किया, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसा तो कोई भी प्रदेश की जनता कभी भी किसी को भी जनादेश नहीं देती होगी कि आप एक ऐसे व्यक्ति को जिसको कोई अनुभव भी नहीं है और आके पर्ची मुख्यमंत्री बना देंगे। तो जनादेश को जैसे विश्वासघात किया विधानसभा चुनाव में, वो हमारा एक बड़ा मुद्दा था। फिर चलिए कोई बात नहीं, वो एक चीज थी, लेकिन जिन मुद्दों को लेके आप वहां सत्ता में आए थे, जो वादे किए थे, मैं चुनौती देता हूं, एक वादा नहीं किया तो प्रदेश की जनता कैसे विश्वास करेगी। 7 सीटों में से योगेंद्र जी 4 सीटें आदिवासी बहुल सीटें हैं, और आदिवासियों के संदर्भ में 2 चीजें बहुत स्पष्ट है। एक, किरोड़ी लाल मीणा जी जो बार बार कहते थे कि प्राण जाए लेकिन वचन ना जाए, और उनका समाज सड़कों पे था और वो उसके खिलाफ खड़े हुए। वो खिलाफ खड़े नहीं हुए, उन्हें खिलाफ खड़ा किया गया, और ये वचन उनके नहीं है, ये वचन बुलवाए गए। और उनको एक तरह से किरोड़ी जी चूंकि एक छत्रप एक आदिवासियों के बड़े नेता हो गए थे, भारतीय जनता पार्टी में ये चीजें चलती नहीं है, इसलिए किरोड़ी लाल मीणा जी को बिल्कुल सेटिंग थी इनकी दौसा में, किरोड़ी लाल मीणा जी को ठिकाने लगाना था, इसलिए ये काम केवल यहाँ किया। आदिवासियों के संदर्भ में आपको पता ही है, डीएनए का टेस्ट इनके जनरल सेक्रेटरी जी आते ही सबसे पहला दिया कि आदिवासियों का डीएनए टेस्ट करवाया जाए। और वैसे भी योगेंद्र जी, आदिवासियों को आदिवासी कहते हुए भी इनको शर्म आती है, जो संविधान की आधार है, ये तो उनको वनवासी कहते हैं, उनके लिए तो संविधान का बेस भी नहीं है। तो 4 सीटें तो आदिवासी रह गई। अब मैं 3 सीटों की बात करता हूं। जो आपको भरोसा है कि नहीं उन 4 सीट पे? क्यों नहीं है, कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी, हमने मुद्दों पे आधार चुनाव लड़ा है। मैं 2 चीजें और कहता हूं, जो झुंझुनू है, झुंझुनू में तमाम मुद्दों के साथ साथ में वहां अग्निवीर का मुद्दा खत्म नहीं हुआ, वहां सेंटर का मुद्दा अभी भी काम कर रहा है। जो दौसा और जो रामगढ़ है, वहां ईआरसीपी का मुद्दा खत्म नहीं हुआ, क्योंकि ईआरसी के एमओयू का जिस तरह से उन्होंने डींगे हाँक हाँक के बात की, एमओयू हो गया, लेकिन वो एमओयू कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। तो वो है, आप टोंक में जिस तरह से उन्होंने प्रशासन का दुरुपयोग किया, वो तो योगेंद्र जी सामने ही है। 3 वोट जबरदस्ती से डलवाए, आशा कार्यकर्ता कह रही है कि जबरदस्ती। आप देखिए चुनाव आयोग बिल्कुल। लेकिन मुझे एक चीज बताइए सर, मेरे 2-3 चीजें आपसे मैं जानना चाहूंगा। आपने कहा कि टोंक में प्रशासन का दुरुपयोग किया, एसडीएम का आप जिक्र कर रहे हैं कि आशा सहयोगिनी का वोट और डलवा दिया, लेकिन वो भी एक निर्दलीय प्रत्याशी जाकर के अपोज कर रहा है। आपकी भी तो वहां टेबल लगी होगी, आपका सिटिंग एमएलए है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कांग्रेस ने उस दिन को विरोध दर्ज नहीं कराया कि गांव वालों पे आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? देखिए, वहां एक नेता का स्टेटमेंट नहीं देखा मैंने। नहीं, विरोध दर्ज करवाने की हमारी जो प्रणाली है, हमारी जो कार्य प्रणाली है, हमारी जो विचारधारा है, वो इस बात को मान्यता नहीं देती है। सर लेकिन आप ये बताइए, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं सर। आप इस बात पे बीजेपी पे आरोप भी लगा रहे हैं और आप वहां पे उस एजेंडे को उठाने से भी बच रहे हैं। कैसे बच रहे हैं? हमारे 3 बार के मुख्यमंत्री, इस देश के राजस्थान के गांधी जन के नेता गहलोत जी ने बिल्कुल तुरंत स्टेटमेंट दिया। आपने बताया कि इसकी जांच होनी चाहिए, और जांच किसकी होनी चाहिए कि किसने नरेश मीणा को खड़ा किया, किसने फंडिंग की, कौन वो लोग है, साफ साफ बता रहे हैं। और तो छोड़िए, किरोड़ी लाल मीणा जी कह रहे हैं कि अशोक गहलोत जी सही कह रहे हैं, मतलब उन्होंने इस बात को, तो हमने तुरंत उस मुद्दे को उठाया। हमारे तरीके जो है वो संवैधानिक तरीके होते हैं, हम जाके हिंसा नहीं कर सकते हैं, और ये तो पूरी की पूरी हिंसा के हम भी पक्ष में नहीं है, हिंसा किसी को नहीं फैलानी चाहिए। दूसरा, आपने एक बात और जिक्र किया कि पर्ची सरकार और जिस आदमी को अनुभव नहीं है, लेकिन आप ये बताइए, आप ये आड़ ले रहे हैं कि भजनलाल अनुभवी नहीं थे सब, लेकिन ताल ठोक के बीजेपी ने कहा कि हमारे नेता, हमारे मुख्यमंत्री, इनके 11 महीने में जो काम किए हैं, धरातल पे उतारे हैं, ये बीजेपी का दावा रहा, वो हिडन एजेंडा नहीं रहा। आप पर्ची मुख्यमंत्री कह रहे हैं लगातार, लेकिन फेस भजनलाल को ही आगे रखा है बीजेपी ने, यानी कि बीजेपी को भरोसा था कि इस चेहरे पे हम 7 सीट जीत सकते हैं या जो भी सीट जीत सकते हैं। योगेंद्र जी, यहाँ ताल ठोकता कौन है?
यहाँ नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी वहां तय कर देना है, उसके बाद में ताल ठोकने की हिम्मत कहाँ है? यहाँ तो सब भीगी बिल्ली होते हैं, यहाँ तो गुलामों की पार्टी है ये तो पूरी। नाम तो लिया ना, भजनलाल के नाम पे वोट मांगा इन्होंने, लोकतांत्रिक भजनलाल के नाम पे। भाषा का मर्यादा रखें, डिबेट कर रहे हैं, तरीके से करें, मैं बीच में टोका नहीं था। मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ, चलिए शैलेंद्र जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि बीजेपी ने ये तो कहा ही नहीं कि चले साहब यहाँ मोदी जी का जिक्र नहीं किया, या मैं मेरी लाइन को खत्म कर दूं, या बस फिर वोट तो भजनलाल के नाम पे ही मांगे गए पूरे इलेक्शन कैंपेन में। आप देख लीजिए ना, आप देखिए कांग्रेस पार्टी के जितने बड़े नेता थे, अशोक गहलोत जी हो, सचिन पायलट जी हो, डोटासरा जी हो, जूली जी हो, हरीश चौधरी जी हो, मोहम्मद जितेंद्र सिंह जी हो, उन्होंने बताइए कितनी सभा की। हमारे मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी ने 14 से 15 सभाएं की। हमारे जो संगठन के प्रमुख है माननीय मदन राठौड़ जी ने, उन्होंने 14 से 15 सभाएं की। तो आप देखिए ना, हम जनता के बीच में गए, हमने कामों को गिनाया जो हमने काम किए। ये बोल रहे थे ना एक काम गिना दे, मैं इनको अभी 20 काम गिना देता हूं, आप ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हमने पेपर लीक माफिया को खत्म करने का काम किया, एक भी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक नहीं हुआ, युवाओं के भविष्य को सुधारा, हमने 32,000 भर्तियां दे दी है, 1 लाख भर्तियां अभी चल रही है जिनका प्रोसेस है। हमने कर्मचारी चयन आयोग ने एक कैलेंडर जारी कर दिया, 2 साल में हम भर्ती प्रक्रिया को पूरी करेंगे। हमने गैंग वॉर नहीं होने दी सड़क पे, हमने अपराधों को कम किया। अभी आपने देखा होगा पीएच, क्योंकि रिपोर्ट आई थी कि किस तरह से राजस्थान में अपराधी पिछले 2023 से 2024 में अपराध जो है वो कम हुए, ग्राफ गिर चुका है। आप देखिए किस तरह से हमने ईआरसीपी जो ये बोल रहे हैं ना, जिस दिन ईआरसीपी का शिलान्यास होगा ना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों, जब ये सब चुप हो जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सिर्फ झूठ और बम फैलाने का काम करती है। पर्ची, ये इनको पता नहीं है कि पर्ची किसे कहते हैं। पहला प्रधानमंत्री कौन बना था? पर्ची से बनाया गया था, जवाहरलाल नेहरू जी। ये अपना इतिहास भूल जाते हैं, क्योंकि सिर्फ इन्होंने देश को लूटने का काम किया है, बांटने का काम किया है, धर्म के आधार पर डिवाइड करने का काम किया है, तुष्टीकरण किया है। और किस तरह से संसाधनों का दुरुपयोग हुआ है पूरे राजस्थान और भारत की जनता जानती है। हम गए काम के बीच में, किस तरह से हमने गेहूं की एमएसपी को बढ़ाया है, हमने यमुना जल समझौता किया है, हमने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में 32,000 MV मेगावाट के जो एमओयूज किए हैं केंद्रीय जो बिजली कंपनियां हैं उनके साथ, क्योंकि जो समस्याएं खड़ी करके गए थे 5 साल, जो राजस्थान को इन्होंने खड्डे में डालने का काम किया, बिजली, पानी, जल संसाधन विभाग देखिए आप किस तरह से जल जीवन इतनी पवित्र योजना थी जिसपे इन्होंने 1000 करोड़ के घोटाले कर दिए, और उसको हम ठीक करने का काम कर रहे हैं, हम जल पहुंचाने का काम कर रहे हैं, हम स्थायी समाधान निकालना चाहते हैं कि आने वाले समय में राजस्थान न केवल आत्मनिर्भर हो, जल में, बिजली में और सड़कों की दशा सुधारने के लिए भी हर विधायक को हमने 5 करोड़ रुपए दे रखे। तो इतनी सारी तमाम बातें। और पेट्रोल डीजल बता दीजिए क्या झूठ है? 2% वैट हमने घटाया है, 6 से 7 रुपए डीजल पेट्रोल के दाम कम हुए, क्या ये झूठ है? क्या आप बता दीजिए सामाजिक सुरक्षा जो पेंशन योजना दी जा रही है, जो बढ़ाकर हम 15% दे रहे हैं, क्या वो झूठ है? ये बता दें। तो ये सिर्फ झूठ और प्रचार भ्रम फैलाने का काम करते हैं। जैसे इन्होंने लोकसभा में फैलाया था कि संविधान खत्म होगा, आरक्षण खत्म कर देंगे, लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। तो कांग्रेस पार्टी का चरित्र जान चुके हैं, अब ये बोलने की स्थिति में नहीं है। आप देखिए 84 में ये तीसरे नंबर पर है, कोई टक्कर नहीं है। खीवसर में तीसरे नंबर पर है, कोई टक्कर नहीं है। आप देखिए देवली उनियारा में तीसरे नंबर पर है, कोई टक्कर नहीं है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया, आपका आज तक आपने कोई विरोध किया कि सड़क पे आके किसी योजना का? करने लायक ही नहीं है। हमने सारे काम जो हमने वादे किए थे वो पूरे करने का हम काम कर रहे हैं, और आने वाले 4 सालों में आप देखिए राजस्थान को विकसित राजस्थान बना के जाएंगे। ये माननीय भजनलाल सरकार है, जो कहती है वो करती है। मैंने योजनाओं के विरोध के लिए नहीं कहा, मैंने कहा देवली उनियारा में इन्होंने कोई विरोध दर्ज नहीं कराया, जब अगर इनको मालूम था तो। योजनाओं में भी कोई कमी नहीं निकालते, सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, ना ये सुझाव देते हैं ना कोई कमी बताते, क्योंकि योजनाएं इतनी अच्छी जो धरातल पर जा रही है। जी 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 श्री यादव जी, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा इनका, और मैं हर पॉइंट को नोट करके बता रहा हूं कि हर बात झूठ है। पॉइंट वाइज लेता हूं। हाँ मैं चैलेंज ही तो दे रहा हूं। झूठ कहां बोल रहे हैं? आप देखिए पेपर लीग में अजगर पकड़े जाएंगे, एक भी नहीं पकड़ा गया। अरे नहीं, अब ऐसे गलत, ऐसे क्या आप एनालाइज नहीं कर सकते किस बात को? 200 अपराधियों को पकड़ने का काम माननीय भजनलाल सरकार ने किया। कांग्रेस पार्टी ने जिनको भगा दिया था, डिबेट की परंपरा वैसे नहीं रखेंगे क्यों? हम लोग। बताइए ना, बताइए ना, क्या आप रेफरेंस दीजिए? बीच में कुछ भी बात नहीं रखा। नहीं, गलत झूठ नहीं होता ना, हमने तथ्य है नहीं। योगेंद्र जी तथ्य के साथ बैठ करेंगे। ये जो आपके बीच में 200 अपराधियों को पकड़ लिया, झूठ है। पूरी राजस्थान की यही आपका चरित्र को हमने पेपर लीक माफिया को खत्म करने का चरित्र दिखाता है कि आप सुनना नहीं चाहते। सुनने की बात ही नहीं, सुनने की तो बात। बताइए बताइए बताइए। सुनिए तो शैलेंद्र जी, सुनिए बोलिए आप। ओके, तो योगेंद्र जी देखो, एक एक चीज बताता हूं और आप एक पत्रकार के नाते बताना कि मैंने कौन सा फैक्ट गलत बताया है। एक भी, मतलब इन्होंने कहा 40,000 भर्तियां कर दी। मैं कहता हूं भारतीय जनता पार्टी ने अपनी भर्ती निकाल के एक भी भर्ती की हो तो बताइए। हमारी सरकार के द्वारा निकाली हुई भर्तियों का प्रमाण पत्र
चित्र देख करके, और वो भी एक तमाशा खड़ा कर रहे थे वहां पे जो ना। रुके जो ना, देखिए महिला अपराध में कहा कि देखिए गिर गया, महिला अपराध में पूरे देश के भीतर दूसरा स्थान आया है महिला अपराध में। आप जो है ERCP, आप सोच सकते हैं कि कोई सरकार कोई MOU करे और उसका कागज ना दिखाए, कुछ है तो दिखाएगी ना, और किया क्या है? ऐसा कभी होता है क्या? आप देखिए गेहूं की MSP 2800 रुपए का वादा किया था, क्या 2800 रुपए दे दिया? बिल्कुल नहीं दिया, और दिया हो तो मुझे बताइए कि जो कैसे इन्होंने दिया। ये कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल में हमने वेट कम किया कि नहीं किया? क्या वादा किया था पड़ोसी राज्य हरियाणा के बराबर करने का? किया नहीं किया? और अगर किया हो तो बताइए कि हमने किया है। आप कह रहे हैं सामाजिक सुरक्षा में हमने पेंशन, ना झूठ नहीं। सामाजिक सुरक्षा का कानून बना के गए थे कि हर साल 15% पेंशन बढ़ेगी, आपने 1 रुपए भी बढ़ाने का काम नहीं किया। और आपने कहा कि जो है हम MOU से पैसा लेके आए, जितना पैसा हमारे खून पसीने के टैक्स की कमाई का खर्च करके आए ना, वो भी 1 रुपया अगर आप लाके दिखा दो, और वो भी लाया तो बता दीजिए। एक भी सच नहीं है, झूठ इस पार्टी की बुनियाद है। और एक लास्ट बात हो रहा है, जवाहरलाल नेहरू जी से तुलना मत कीजिए। 27 साल के जीवन में 9 साल इस देश के लिए जेल में रह करके इस देश के लिए संघर्ष, केवल अपने जीवन को ही कुर्बान नहीं किया, इस देश की बुनियाद भी रखी है, इस देश के संविधान की बुनियाद भी रखी है, और अपनी निजी संपत्ति भी इस देश के लिए कुर्बान की है। आप इतने महान नेता की तुलना करेंगे? आपका क्या वजूद है? आपका केवल वो है माफीवीरों का पार्टी, और उस विचारधारा से बिलोंग करते हैं, गोडसे की विचारधारा से बिलोंग करते हैं। आप कहां जवाहरलाल नेहरू की तुलना आ रहा हूं? दोनों के पास आऊंगा मैं। योगेंद्र आपके पास में आना चाहूंगा। तैयारी पूरी कही जा सकते हैं, बस अब तो वो घड़ी और सबकी निगाहें EVMs पे पड़ी हुई हैं। जी वाकई, क्योंकि कल सुबह 8 बजे से ही जब EVM खुलना शुरू होगी और इसके साथ ही काउंटिंग का दौर शुरू हो जाएगा। अगर एक श्रेणी की अगर देखा जाए तो सलूम्बर और झुंझुनू में 22 राउंड होंगे, 22 राउंड हैं। रामगढ़ में 21 राउंड रखे गए हैं, देवली उनियारा में और खीवसर में 20-20 राउंड होंगे, और जबकि दौसा और चौरासी में 18-18 राउंड है। क्योंकि पूरी जो एक्सरसाइज है, जो निर्वाचन आयोग की तरफ से पूरी एक्सरसाइज कर ली गई थी, और तमाम जगह जो भी फोर्स और जो भी जिला मुख्यालय हैं 7 जगह जहां काउंटिंग होनी है उसकी तैयारियां कर ली गई थी। पूरी एक्सरसाइज करने के साथ ही अब तैयारियां हैं सुबह 8 बजे की और रिजल्ट की, क्योंकि जो रिजल्ट आने वाला है उससे जहां सियासी पारा तो बढ़ेगा ही, और अलग अलग चाहे जो प्रमुख पार्टियां हैं राजस्थान की, चाहे BJP हो, कांग्रेस हो, या फिर क्षेत्रीय पार्टियों में अगर बात करें RLP हो या BAP हो, और इन पार्टियों को लेकर भी जिस तरह से, लेकिन आप सही कह रहे हैं कि तैयारियों के बीच में जिस तरह से आज भी जब हम लोग यहाँ PCC वॉर रूम में थे तो नेताओं की धड़कनें बढ़ी हुई है कि क्या होने वाला है, क्योंकि BJP के पास केवल 1 सीट थी और 4 सीट कांग्रेस के और दोनों पार्टियों के बीच में। लेकिन ये जो कल का रिजल्ट होगा वो जहाँ राजस्थान के मुख्यमंत्री के लिए भी जहाँ सियासी बढ़त को मजबूत करने वाला होगा, या फिर क्या रिजल्ट होगा। लेकिन दूसरी तरफ ये एक प्रकार से अगर 1 सीट की दौसा की अगर बात करें तो दौसा में भी किरोड़ी लाल जो मीणा है उनकी राजनीति का एक लिटमस टेस्ट जैसा होने वाला है, क्योंकि अगर उनके भाई अगर जीतते हैं तो दोनों भाई और एक भतीजा 3 राजनीति में यहाँ विधायक बनते हैं। और दूसरी तरफ अगर खीवसर की बात करें तो खीवसर में भी अगर यहाँ RLP से जो प्रत्याशी हैं वो अगर नहीं जीत पाते हैं, जीतते हैं और नहीं जीत पाते हैं, तो RLP का यहाँ एक किसी प्रकार का कोई विधायक नहीं रह जाएगा। यानी कई मैसेज कल की जो तारीख है अब वो राजस्थान की राजनीति में देने जा रही है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि एक मैसेज की बात होगी, और ये चुनाव परिणाम, हर चुनाव परिणाम का अपना एक रोचक पहलू होता है, और वही पहलू अब भी दिखाई देगा कि कहाँ क्या। मैंने जैसे पहले भी कहा है कि कुछ सीट ऐसे तो देखिए हर सीट की अपनी एक साख होती है और साख दाव पे भी होती है, लेकिन इस बार के चुनाव में मैं एक चीज जरूर क्लियर कर देना चाहता हूं आपको, अगर 7 सीट विपक्ष भी जीत जाता है तो सरकार की सेहत पे इन सीटों से अब कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन और अगर विपक्ष भी जीत जाता है तो उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, मोटिवेट होने के लिए ये सीटें जरूरी होंगी। अगर BJP जीतती है जितनी भी सीटें हैं तो धूम धड़ाका करेगी, विपक्ष जीतता है तो फिर वो अपने अंदाज में होंगे। विधानसभा में कहा जा सकता है कि देखिए सरकार की 1 साल से पहले के कार्यकाल को जनता ने खारिज किया है, ये एक सैंपल पीस के रूप में परिणाम सामने आए हैं। ये इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लग सकते हैं, बोले जा सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा, क्योंकि क्लियर मेजोरिटी के साथ में BJP गवर्नमेंट में है तो वो वाली स्थिति नहीं बन सकती कि हाँ कोई टूट के चला जाएगा या सरकार पे कोई असर पड़ सकता है या मुख्यमंत्री की सेहत या प्रदेश अध्यक्ष की सेहत पे कुछ असर पड़ सकता है। एक स्पष्टीकरण पार्टियों का होता है, वो जरूर दिया जा सकता है कि क्या कारण रहे, किसकी वजह से कौन हारा,
वो चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जीतेंगे तो मालाओं के साथ में बताया जाएगा कि ये कारण प्रमुख रहे जिसकी वजह से हम जीते हैं। हरियाणा का जिक्र हो सकता है, दूसरे जिक्र हो सकते हैं, प्रधानमंत्री का जिक्र हो सकता है, मुख्यमंत्री का हो सकता है। कांग्रेस की अगर बात होगी वो अपने समीकरण बताएगी कि इस तरह से हमने जीत दर्ज कराई है। खैर, लेकिन अब तस्वीर के साथ में बीजेपी ने पहली बाजी अगर यूं देखें तो तब मारी जब सारे बागियों को एक एक करके बैठा दिया था और उसमें सफल हुई। लेकिन पूरे चुनाव के समय एक चीज जरूर चलती रही कि भीतरी घात का खतरा भी है। अगर वो भीतरी घात का खतरा था नहीं, ये तो चुनाव परिणाम से सामने आ जाएगा। अगर खतरा था तो कुछ सीटें बीजेपी के हाथ से जा सकती हैं। हालांकि एक सीट है बीजेपी की, मुझे उसमें कोई ज्यादा संदेह लगता नहीं है। कुछ जगह पे त्रिकोणीय संघर्ष है तो कहीं पे डायरेक्ट फाइट बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। लेकिन अब जैसे मैंने पहले भी कहा कि बीएपी हो, आरएलपी हो, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा हो, बीजेपी और कांग्रेस हो, इन तमाम चीजों की स्थितियां साफ होंगी। झुंझुनू लंबे समय से ओला परिवार का बोलबाला रहा है, क्या वो कायम रहेगा या हाथ से चला जाएगा? चले, समय कम है। शैलेंद्र जी आपके पास और सीबी यादव साहब के पास में एक बार और जाना चाहूंगा। मैं 30-30 सेकंड में अपनी बात कहिए। मैं चलते चलते आपसे जानना चाहूंगा कि आपने बताया कि 7 सीट जीत रहे हैं और आधार भी बताया है कि इसकी वजह से हम जीत रहे हैं। यहां एक चीज सामने निकल के आ रही है कि बीजेपी ने माहौल तो पूरा बनाया लेकिन भीतरी घात से इनकार नहीं किया जा सकता। नहीं, भीतरी घात नहीं है। आप देखिए किस तरह से, अभी आपने ही जिक्र किया कि जो हमारे विपक्ष में खड़े हो रहे थे, जो हमारे ही लोग थे और उन्होंने बागियों के चुनाव लड़ने की सोची, उनको भी माननीय प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी ने मनाने का काम किया। हमारे सत्ता प्रमुख जो भजन लाल जी शर्मा साहब है, उन्होंने मनाने का काम किया। तो आप देखिए पूरी पार्टी एकजुट होकर लड़ी है, कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि सब लड़े और मुद्दों पर लड़े। आप देखिए कह रहे थे एआरसीपी आप करा लेते ना समझौता, कांग्रेस की सरकार थी कमलनाथ जी की, तब आप समझौता नहीं करा पाए। ये समझौता भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, मध्य प्रदेश के साथ किया है, सेंट्रल वाटर कमीशन के साथ, केंद्रीय जल संसाधन के साथ। समझौते को खारिज नहीं करे। उनका कहना है कि आज तक आप विधानसभा बताइए में ना, कांग्रेस अभी कह रहे कि पब्लिक डोमेन में एमओयू आ जाएगा। आपने कितने दिए? जिस दिन शिलान्यास होगा ना उस दिन सब आ जाएगा। और देखिए मैं बताना चाहता हूं, पेपर लीक माफिया पे एक भी भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ क्या 11 महीनों में? और 5 साल में सड़कों पे पेपर बिकते थे, बसों में पेपर बिकते थे, थड़ियों पे पेपर बिकते थे। तो ये बताइए ना, तो हमने आज लगाम लगाने का काम किया। आपको साधुवाद देना चाहिए कि युवाओं का भविष्य को हमने बचाने का काम किया। 30 सेकंड में अपनी बात पूरी कर दीजिए। लोकतंत्र आपकी जागीर नहीं है, जनता की जागीर है। आप समझे? ईस्ट इंडिया कंपनी है, एक परिवार चला रहा है। प्राइवेट इंडिया, वो तो आपकी जागीर है, भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल जागीर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं कह रहे। मैं तो योगेंद्र जी को सपोर्ट कर रहा हूँ। राहुल बाबा की जागीर है, पूरे गांधी परिवार की जागीर है। अंग्रेजी मानसिकता वाले जवाहरलाल नेहरू जी ने इनकी विचारधारा ऐसी है, तो मैं क्या करूं? इनका ये अपना धर्म निभाते रहते हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपकी जागीर नहीं है कि एमओयू को छुपा के रख लो, पब्लिक डोमेन में लाना पड़ता है। नंबर 1 चीज नहीं, हमने एक भी किया था, आप बताओ ना। दूसरी चीज नहीं, दूसरी चीज जो है हमारा बोला, सुनिए तो सही, आप तय करके आए कि मुझे बोलने नहीं देना। कमाल कर रहे हो आप। उनको 30 सेकंड का टाइम, उनको बस मैं 30 सेकंड। हमें जनता पर विश्वास है कि जनता धनबल से, डर से और लालच से बाहर निकल करके जनादेश जो है लोकतंत्र को और संविधान को मजबूत करने के लिए दिए। हमारे कार्यकर्ताओं पर विश्वास है कि तमाम विपरीत परिस्थितियों में वो बब्बर शेर की तरह सड़क जमीन पे लड़ रहे हैं। हमें उन पे विश्वास है और कल अच्छे जनादेश का और अच्छी सीटों का और अच्छे मतलब परिणामों का हमें पूरा आसान्वित है। हम इस ओर चले, बिल्कुल, क्योंकि कैंडिडेट सबकी किस्मत ईवीएम से निकलेगी और कौन सौभाग्यशाली 7 लोग हैं जो निकल करके उससे बाहर आएंगे, जो जीत दर्ज करा पाएंगे। तो चलिए, समय हो चुका है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। दीजिए इजाजत। नमस्कार।